अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। डबल बैटरी, तुझे कितनी दफ़ा कहा है अपना ये गंद मेरी अलमारी में मत रखा कर। तुझे सुनाई नहीं देता गंदी कहीं की? लाख बार मना किया है, तुम्हारा ये गंदा सामान मेरी अलमारी में तो क्या मेरे कमरे में भी दिखाई ना दे। फिर किसकी इजाज़त से तुमने ये सामान मेरी अलमारी में रखा है, बोलो। मेहंदी के कपड़ों में मेहंदी की दुल्हन बनी अनीला चिल्लाए जा रही थी। कमरे से बाहर कई मेहमानों ने भी उसका चीखना दहाड़ना सुना था। सामने सहम कर खड़ी अमाइज़ा फ़ौरन से आगे बढ़ी और फर्श पर बिखरे हुए अपने सामान को देखने लगी। आंखों में आंसू आ चुके थे। जल्दी जल्दी वो अपना सारा प्राइवेट सामान उठाकर शापर में डाल रही थी। रोते हुए कहने लगी कि अनीला आपी, जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ पर आपके जहेज़ का सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने ये सामान लाकर आपकी अलमारी में रख दिया कि कहीं किसी मर्द की इन पर नज़र ना पड़ जाए। और साथ साथ रोए भी जा रही थी और इस सामान को उठा भी रही थी। लेकिन अनीला हकारत भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी। कहने लगी, ओह शट अप, बंद करो ये ड्रामे। इतनी जो तुम नेक परवीन बनने की कोशिश कर रही हो ना, मेरे सामने मत किया करो। मेरी उतरन पहनने वाली मेरे सामने ज़बान चला रही है। आज तक तुमने अपना कुछ पहना ही क्या है? जो जो भी पहना है मेरे वजूद की उतरन पहनी है। यहाँ तक कि तुम्हारी ब्रा और नीचे का सामान भी है जो पहन कर मैंने ख़राब कर दिया और तुम्हारे हिस्से में आया। तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है ना, सारी ज़िंदगी बस हमारे टुकड़ों पर ही पलती रह गई। इंतहाई हकारत और मगरूराना अंदाज में ये सब कुछ बोल रही थी। एक नज़र उठाकर अमाइज़ा ने उसकी जानिब देखा। दिल 100 टुकड़े हुआ था। पिछले कई महीनों से वो स्टोर रूम के काड़ कबाड़ वाले कमरे में रह रही थी और अपने कपड़े भी एक पोटली बनाकर उसने वहीं पर रखे हुए थे। लेकिन उसकी फूफोज़ाद बहन अनीला की शादी के दिनों में गहमा गहमी शुरू हुई तो काफ़ी सारा जहेज़ का सामान स्टोर रूम में भी लाकर रख दिया गया था। जिसके बाद उसे स्टोर रूम में सोने की और अपना सामान रखने की जगह ना मिली, तो उसने अपनी कज़न अनीला की अलमारी में ही अपना प्राइवेट सामान छुपा कर रख दिया था। जैसे ही वो अपना सामान उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगी कि फूफो से पूछ कर वो इससे कहीं और रखे, कि तभी अनीला ने उसका हाथ पकड़ लिया था। भले ही वो इस वक्त मेहंदी की दुल्हन बनी थी, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी जेलसी अमाइज़ा से महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दुल्हन बनकर भी इतनी हसीन नहीं लग रही थी जितनी अमाइज़ा उसका ही दिया हुआ 10 बार पहना हुआ पुराना मेहंदी का जोड़ा पहनकर खूबसूरत लग रही थी। फिर ऊपर से उसका हसीन फिगर देखकर अनीला को गुस्सा आ रहा था। गुस्से और जलन में ही उसने उसके हाथ से अंडर गारमेंट्स वाला शापर लिया और बालकोनी में फेंक कर उन्हें आग लगा दी थी। अमाइज़ा बेबसी से उसका चेहरा देखती रह गई। पता नहीं क्यों अनीला को ऐसे दौरे पड़ते थे, और जब ऐसे दौरे पड़ते थे वो अमाइज़ा का ही नुकसान करती थी। शायद इस तरह की हरकतें करके उसके नफस को तस्कीन मिल जाती, लेकिन इस सामान के अलावा अमाइज़ा के पास और कोई सामान रहा नहीं था। उसके पेट में दर्द भी शदीद हो रहा था। वो तो बस कमरे में कुछ सामान लेने आई थी ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो सकें। बड़ी शिद्दत से अब उसे फ़िक्र सताने लगी थी कि अब वो कैसे खुद को ढांपे। इसी परेशानी में वो अनीला के कमरे से बाहर निकली थी। आंखों से 2 आंसू भी टूट कर गिरे थे। बाहर लाउंज में बैठी हुई औरतें अमाइज़ा के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, मगर वो किसी से भी नज़रें मिलाए बगैर सीधा सहन में गई थी, जहाँ पर उसकी फूफो शगुफ्ता मेहमानों की आओ भगत में लगी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, लेकिन जिन मेहमानों ने आज रात यहीं पर गुजारनी थी वो उन्हीं के साथ बातों में लगी थी। 2-3 बार उसने फूफो को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उसे यूँ नज़रअंदाज कर चुकी थी जैसे वो मौजूद ही ना हो। उसने हिम्मत जमा करके आवाज़ दी कि फूफो मेरी बात सुने, तो वो उसे तिरछी नज़रों से देख कर कहने लगी कि यहाँ बोलो, मेहमानों के सोने के लिए बिस्तर बना दिया है ना तुमने? वो कहने लगी कि जी जी बना दिया। फिर कहने लगी कि चाय बनी है या नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें कहा था कि चाय बनाओ, सब मेहमानों को सर्व करो। वो कहने लगी कि जी फूफो, वो मैंने बनाने रख दी है। मुलाजमा देख रही है। फिर वो कहने लगी कि फूफो मेरी बात सुने, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो अभी फूफो को एक तरफ लेकर गई थी कि फूफो वो मुझे मुझे लेकिन इससे पहले ही उसे फूफो के पीछे जो शख्स नज़र आया, उसे देखने के बाद अमाइज़ा के रहे सहे हवास भी खो चुके थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पीछे खड़ा शख्स हकीकत में यहाँ पर मौजूद है या फिर सिर्फ एक ख्वाब है। उसे यूं पथराया हुआ देखकर शगुफ्ता को गुस्सा आया था। बाजू से झंझोड़ कर कहने लगी, ये क्या हकलों की तरह वो लगा रखी है? बोल भी, अब कौन सा पहाड़ उड़ता देख लिया जो अब तेरी आंखें पथरा चुकी हैं? शगुफ्ता ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो भी एक पल को सकते में जा चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे शहरोज़ खड़ा था। शहरोज़ को देखकर फूफो तो दीवाना वार उसके गले से लग चुकी थी। बार बार गाल और माथा चूम रही थी। अरे शहरोज़, मेरा बच्चा तुम कब आए? ये कैसा सरप्राइज़ दे दिया तुमने? हाय फूफो, सदके जाए अपने भतीजे के, मेरी जान, मेरा दिल दा टोटा, तूने आना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने जाती। शहरोज़ अपनी फूफो से मिलने में बिल्कुल मगन हो चुका था और अमाइज़ा सुर्ख लाल होती फ़ौरन वहाँ से भागकर घर के अंदर आ चुकी थी।
दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। आज से 2 साल पहले होने वाले निकाह के मनाज़र उसके ज़हन में घूमने लगे थे, जब वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी कि उसे शहरोज़ लाला से निकाह नहीं करना, वो तो मेरे लाला हैं। मैं इनको भाई समझती हूँ, फूफो आप मेरा निकाह इनसे कैसे करवा सकती हैं। लेकिन इस बार भी फूफो ने पहले तो उसे प्यार से समझाया था, लेकिन जब वो प्यार से ना समझी तो एक बार फिर उसे डांट टपट कर कहने लगी कि चुपचाप निकाह के लिए हामी भर देना। मौलवी साहब पूछेंगे तो फालतू के ड्रामे मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई वावैला मचाने वाली। उस वक्त उसके दिल में शहरोज़ के लिए कोई जज्बात मौजूद ही नहीं थे। शहरोज़ भी निकाह के बाद दुबई जा चुका था, लेकिन अब अचानक अनीला की शादी पर उसकी वापसी को देखकर माइज़ा का दिल बड़े ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे तो जैसे ये भी भूल चुका था कि उसे पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। वो किचन में जाकर कामकाज में मसरूफ़ हो चुकी थी। सारे मेहमानों को उसने चाय सर्व की थी। धीरे धीरे सभी कमरों में जाकर सोने लगे थे, लेकिन अमाइज़ा के सोने के लिए कोई जगह ही ना बची। वो एक बार फिर फूफो के पास गई थी कि फूफो मुझे नींद आ रही है, सुबह फिर उठकर घर की सफाई वगैरह भी करनी होगी। रात का 1 बज गया तो अब मैं क्या करूं, कहाँ सोऊं। फूफो ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली थी, जो अभी भी शहरोज़ के पास ही जा रही थी। कहने लगी कि जाओ पहले शहरोज़ के कमरे की साफ सफाई कर दो, उसके बाद सो जाना। इतनी तुम जो महारानी बनी हो, थक गई हो, नींदें चढ़ी हैं तुम्हें। वो एक बार फिर कमर कस के शहरोज़ के कमरे में गई थी। दीवार पर लगी हुई बड़ी बड़ी शहरोज़ की तस्वीरें वो तो नज़र भर कर देख भी नहीं पा रही थी, और फिर कपड़े से पहले फर्नीचर साफ़ किया, फिर झाड़ू लगाने लगी। सारा काम निपटाने के बाद वो थक हार कर अपनी कमर पर हाथ रख कर जैसे ही बेड पर बैठी तो उसे इतना सुकून आया कि कुछ देर वहीं पर लेट गई। इरादा तो उसका यही था कि कुछ देर बाद उठकर फूफो के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे कुछ सामान दे दें, मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। लेकिन वही शहरोज़ के बेड पर लेटते ही उसकी आँख लग चुकी थी। बड़े अरसे बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी, वरना माइज़ा स्टोर रूम में जहाँ सोती थी वहाँ पर कभी चूहों की कटर पटर शुरू हो जाती तो कभी मच्छरों की वजह से सारी रात उसकी जागते हुए गुजर जाती थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। पिछले 4 साल से वो फूफो के रहमो करम पर थी, और इन 4 सालों में जिस तरह की अज़ियतें और दुख उसने झेले थे, वो उन 4 सालों से पहले जिस तरह शहज़ादियों की तरह अपने माँ बाप के पास रहती थी, वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। ये घर जहाँ पर कभी वो शहज़ादी बनकर रहती थी, अब इसी घर में वो मुलाज़माओं से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। वो कमरा जो कभी उसका हुआ करता था, अब अनीला के कब्ज़े में आ चुका था, और वो इस पर यूँ हुक्म चलाती थी जैसे ये इसके बाप का ना हो, बल्कि अनीला के बाप का हो। माइज़ा की आँख तो उस वक्त खुली जब किसी ने उसे बाजू से पकड़कर बड़े ज़ोरों से झंझोड़ा था। गहरी नींद से वो एकदम से घबरा कर उठी तो शगुफ्ता ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। कहने लगी कि कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई शहरोज़ के कमरे में सोने की, वो भी उसके बेड पर। तुझे मैंने इस कमरे की सफाई करने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उसके कमरे में उसी बेड पर सो जाओ। काम चोर कहीं की, बस काम चोरी नहीं जाती तुझसे। वो हड़बड़ाते हुए नीम आंखें खोले ही कहने लगी कि नहीं फुफ्फो, बस मैं वो थक गई थी तो मेरी आंख लग गई। देखे, मैंने कमरे की सारी सफाई कर दी थी। ये कहते ही वो जैसे उठी तो शगुफ्ता जो पहले उसे काट खाने को थी, शहरोज़ सोने के लिए उसी कमरे की तरफ आ रहा था। जब शगुफ्ता बेगम की नज़र बेड पर पड़ी, एक तो बेड की चादर वैसे ही लाइट कलर में थी, ऊपर से उस पर लगे सुर्ख निशान। शगुफ्ता का तो पारा हाई हो चुका था। दोनों हाथ मुंह पर रखकर शौक के अंदाज में कहने लगी, ए अमाइज़ा, ये क्या कर दिया तूने? तेरे दिन चल रहे हैं, तुझे अपने आप को संभालने का भी पता नहीं चला। शहरोज़ का बिस्तर गंदा कर दिया तूने। अरे अगर उसने देख लिया तो वो क़यामत ही खड़ी कर देगा। उसे तो अपने सूट पर एक सिलवट तक नहीं बर्दाश्त। अब तो शगुफ्ता का हाथ सीधा उसके बालों पर ही गया था। माइज़ा भी घबरा गई, कपकपाते हुए कहने लगी कि अरे फूफो, मैं आपको बताना तो चाहती थी कि मेरे पीरियड्स आए हैं, मुझे कुछ दे दें, लेकिन फिर ये सब कुछ हो गया। बेड की चादर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। शगुफ्ता कहने लगी कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, अहमक अहमक फोड़ किस्म की लड़की हो तुम। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, बस मेरे सर पे मल दिया, मेरे सीने पर मोंग दलने के लिए तुझे छोड़कर चली गई। अरे जब तेरे माँ बाप मरे थे तो साथ वहीं मर जाती, कुछ तो मेरी जान को सुकून आता ना। अपने माँ बाप के बारे में सुनकर अमाइज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ था। वह कहने लगी कि प्लीज़ फूफो, मेरी माँ का नहीं लेकिन मेरे बाबा का तो कुछ लिहाज कर लें। वो तो आपके भाई थे, लेकिन शगुफ्ता पर कहाँ असर होने वाला था। कहने लगी कि जल्दी बदल इस बेड की चादर को और अपना हुलिया भी दुरुस्त कर। शगुफ्ता तो वहाँ से जा चुकी थी। जल्दी से अमाइज़ा ने बेड की चादर बदली, साथ रोए भी जा रही थी। जब वो ये सब कुछ कर रही थी कि तभी शहरोज़ भी अपने ध्यान में काल पर बात करता हुआ कमरे में चला आया था। आज से 2 साल पहले जो निकाह हुआ था, इसमें उसकी मर्ज़ी भी शामिल नहीं थी, लेकिन माँ बाप की हादसाती मौत के बाद फूफो ने ही शहरोज़ को पाला था। और जब फूफो ने उसे कहा कि वो अमाइज़ा के साथ उसका निकाह करवाना चाहती हैं तो वो इनकार नहीं कर सका था। वो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का था। वही अमाइज़ा डरी सहमी खामोश खामोश हमेशा दीवार की ओट में छुप कर रहने वाली लड़कियों में से थी।
वो लड़की अगरचे उसे बुरी नहीं लगती थी तो अच्छी भी नहीं लगती थी। उसे कॉन्फिडेंट लड़कियां ही पसंद थी। लेकिन अब जब उसने अचानक दुबई से अनीला की शादी पर एंट्री मारी थी और फिर पहली नज़र में उस लड़की को देखा था तो देखता ही रह गया था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अमाइज़ा को देखकर शहरोज़ जैसे उसे देखता ही रह चुका था। पहले से कहीं ज़्यादा निखर चुकी थी और बेहद हसीन लग रही थी। और फिर उसकी आंखों पर मौजूद वो मोटा सा चश्मा जिसे वो बार बार नाक से ठीक करती रहती, वो चश्मश लड़की उसके दिल को भा चुकी थी। वो यही मौका तलाश कर रहा था कि सबसे तो वो मिल ही चुका था। अनीला तो उससे गिफ्ट्स भी ले चुकी थी अपने और अपने शौहर के लिए, लेकिन ये लड़की उसे दोबारा नज़र ही नहीं आई थी। अब उसे यूं अपने कमरे में देखकर वो धीरे धीरे चलता हुआ कमरे में आया, लेकिन माइज़ा झट से सीधी होकर फ़ौरन खड़ी हो गई कि कहीं उसके ख़राब कपड़ों पर शहरोज़ की नज़र न पड़ जाए। शहरोज़ ने उसे यूं सहम कर सीधा होते देखा तो चेहरे पर हैरत आई थी और फिर कहने लगा, हेलो डियर कज़न, कैसी हो? वो डरते डरते कहने लगी कि जी ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो कहने लगा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा ही कज़न हूँ और अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा शौहर भी। वो शरारत से मुस्कुराकर उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन अमाइज़ा तो पीछे जाकर दीवार से लगी थी। वो कहने लगी कि प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, मुझे कमरे को ठीक करना है। आपकी यूं बेरुखी भरे अंदाज पर शहरोज़ को थोड़ी हैरत हुई। कहने लगा, मैं तो यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ, कौन सी सेटिंग करनी है तुमने? सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही तो जाओ, जाकर सो जाओ। मैं भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। फ़्लाइट से भी काफ़ी थक चुका हूँ। अपने हाथ अपने बैग पर रखे जैसे ही अमाइज़ा वहाँ से जाने लगी तो बेसाख्ता शहरोज़ की नज़र उस पर पड़ी थी। उसके हाथ में बेड की चादर भी थी जिसे वो यूं गोल सा बनाकर लेकर जा रही थी जैसे उसने इसमें कुछ छुपा रखा हो। शहरोज़ का माथा ठनका था। उसने उसे रोका, कहने लगा, रुको, ये चादर में तुमने क्या छुपा रखा है? अमाइज़ा फ़ौरन पलट कर कहने लगी कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ये तो मैं इधर लेकर जा रही हूँ कि वॉशिंग मशीन में इसको धो दूँगी। लेकिन शहरोज़ के माथे पर बल पड़े थे, न जाने क्यों, मगर वो जलता वो उसके करीब आया। फिर कहने लगा, 1 मिनट रुको, खोल कर दिखाओ। वो इनकार करने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब शहरोज़ ने बार बार उसे कहा तो चादर छूटकर उसके हाथ से गिर चुकी थी। नीचे गिरते ही जो सुर्ख निशान शहरोज़ के सामने आए तो उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। वो कहने लगा कि ये क्या है? ये किसका ब्लड है? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी कि नहीं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। अगर फूफो ने देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो जैसे ही चादर को उठाकर जाने लगी, वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा कि बताओ मुझे, ये ब्लड कहाँ से आया मेरी चादर पर? क्या हुआ है यहाँ पर? वो सर झुकाकर कहने लगी कि क्यों मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं आप? ये ऐसी बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जिसे देखने के बाद शहरोज़ कुछ न कुछ समझ गया। उसने उसकी बाजू को छोड़ दिया और अमाइज़ा वहाँ से भाग चुकी थी। शहरोज़ के माथे पर बल पड़ चुके थे, ये लड़की इस कदर स्ट्रेस में क्यों थी और यूं ऐसे जो भाग रही थी, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। बहरहाल इस वक्त वो अपने बिस्तर पर आकर सो चुका था और पुप्पो ने भी इस पर तरस खाकर उसे उसका प्राइवेट सामान दे ही दिया था। अगली सुबह बारात थी। अनीला अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी कर रही थी और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो लोग भी काफ़ी अमीर थे। शगुफ्ता बड़े धूमधाम से बेटी की शादी कर रही थी। अनीला उनकी अकलौती बेटी थी। आज से 10 साल पहले शगुफ्ता के शौहर का दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हो चुका था। ससुराल वालों ने भी धक्के मारकर शगुफ्ता को निकाल दिया कि जब से तू हमारे बेटे की ज़िंदगी में आई है, तूने हमारी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। शगुफ्ता के 2 भाई थे, रज़्ज़ाक और इफ्तिखार साहब। दोनों भाइयों की ही एक-एक औलाद थी। रज़्ज़ाक साहब का एक बेटा था और इफ्तिखार साहब की एक बेटी। दोनों भाई बड़े ही मोहब्बत के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते थे। शगुफ्ता बेवा होकर इस घर में आई तो दोनों भाइयों ने उसकी औलाद अनीला को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन शगुफ्ता ने दोनों भाइयों पर अपनी हुक्मरानी जताना शुरू कर दी थी। घर में आकर अगर दाल भी पकनी होती तो शगुफ्ता से पूछ कर पकाई जाती। अगर बच्चे के लिए कोई चीज़ लाई जा रही है तो 10 रुपए की चीज़ लाने के लिए भी शगुफ्ता का इजाज़तनामा मिलना ज़रूरी था। वो दोनों भाई अपनी बहन पर अंधा एतवार करने लगे थे। भाभियाँ तो अपने शौहर से अपनी नंद की शिकायत भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन शायद वक्त मज़ीद सख्ती करना चाहता था। उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। कुछ देर बाद ख़ानदान में एक जगह फौतगी हो चुकी थी, जहाँ पर ताज़ियत करने जाना ज़रूरी था। उस रात शदीद बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे सहम कर बैठे हुए थे। शहरोज़ कुछ समझदार था, लेकिन उस वक्त अमाइज़ा काफ़ी छोटी थी। अमाइज़ा तो बार बार अपनी मामा से कह रही थी कि माँ प्लीज़ मत जाए ना, देखें बादल गरज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, रात को मैं कैसे सोऊंगी। लेकिन वो शगुफ्ता के हवाले उसे करके कहने लगी कि बेटा तुम्हारी फूफो है ना, और फिर अनीला भी तो है, तुम अनीला आपी के साथ बैठना, बातें करना और दोनों बहनें एक ही बिस्तर पर सो जाना।
अब जाना भी ज़रूरी है। यूं तेज़ तूफ़ानी बारिश में इफ्तिखार और रज़ाक साहब अपनी बीवियों के साथ घर से निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में जब उनकी गाड़ी एक बिजली के खंभे के पास से गुजरी तो अचानक आसमान पर बिजली गिरी थी। वो बिजली आकर बिजली के उस खंभे पर गिरी, टूटकर वो खंभा सीधा उनकी गाड़ी पर आकर गिरा था। और यूं इस कदर अलमनाक हादसे में चारों अपनी जान गंवा चुके थे। ये खबर कयामत की तरह उनके घर पर टूटी थी। बच्चे तो बिल्कुल सख्तियों में आ चुके थे। शगुफ्ता तो बाल खोल कर बेन कर रही थी कि उसके घर को न जाने किसकी नज़र लग गई। उसके बाद से तो जैसे उनकी ज़िंदगियाँ बदल कर रह चुकी थी। शगुफ्ता बेगम ने धीरे धीरे पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में थाम लिया था। घर के और बाहर के मामलात वो बखूबी सर अंजाम दे रही थी। सारी जायदाद वसीयत के मुताबिक शहरोज़ के ही नाम थी, क्योंकि बचपन में ही ये बात तय कर दी गई थी कि शहरोज़ और अमाइज़ा की शादी की जाएगी और दोनों भाई अपने घर की खुशियाँ घर में ही रखेंगे। शगुफ्ता को अपने भतीजे और भतीजी से कोई ख़ास मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाइयों की जायदाद मुकम्मल तौर पर हथियाने के लिए उसने शहरोज़ का बचपन से ही भरपूर दिल जीता था। दिल में भले ही कदूरत थी, लेकिन ऊपर से वो अपने भतीजे पर जान छिड़कती थी। लेकिन अमाइज़ा के साथ उसे कोई ख़ास सरोकार नहीं था। जैसे जैसे शहरोज़ बड़ा हुआ और यूनिवर्सिटी पढ़ने लगा, तो दिल में यह बात भी आने लगी कि कहीं शहरोज़ बाहर की किसी लड़की को पसंद करके घर ना ले आए। आजकल की लड़कियां तो हैं भी बड़ी चालू और शातिर किस्म की। ये ना हो कि वो शहरोज़ को लेकर अलग हो जाए और यूं ये दौलत उसके हाथ से चली जाए। वही अगर वो शहरोज़ की शादी किसी ऐसी लड़की से करवाए जो पहले ही शगुफ्ता के दबाव में आई हो, तो वो बड़ी आसानी से शहरोज़ को भी अपनी मुट्ठी में रख सकती है। यही सोचकर उसने अमाइज़ा का निकाह शहरोज़ से करवा दिया था, ताकि ये लड़की शहरोज़ की बीवी बनकर इस घर में रहे तो सही, लेकिन हमेशा शगुफ्ता की नज़रों में नौकरानी ही रहे। अगले रोज़ बारात थी और जहाँ बाकी सब तैयार हो चुके थे, वहाँ अमाइज़ा भी अभी तक नौकरानियों जैसा हुलिया बनाए घर के कहीं ही लगी थी। कभी कोई मेहमान उससे कोई चीज़ मांग रहा था तो कभी कोई। शहरोज़ भी तैयार होकर अब मैरिज हॉल की तरफ ही जा रहा था, ताकि बाकी के मामलात वो खुद हैंडल कर सके। जैसे ही उसकी नज़र अमाइज़ा पर पड़ी तो वो रुका, चलता हुआ उसके करीब आया। उसे देखकर वो जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी तो शहरोज़ उससे कहने लगा कि क्यों मैं तुम्हें कोई आवारा लड़का हूँ जो मुझे देखकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही हो, या इससे पहले मैंने लड़कियाँ देखी नहीं हैं। ये सुनकर हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं वो बात नहीं है, बस आप बताएं आपको कुछ चाहिए। वो कहने लगा, तुम किस हुलिये में क्यों घूम रही हो? सब तैयार हो, तुम भी तैयार हो जाओ। क्या जाना नहीं है तुमने? फूफो चमकीले भड़कीले कपड़ों में तैयार होकर वहाँ पर आई थी। शहरोज़ को बाजू से पकड़ कर कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? किचन में बहुत गंद है, तुम्हारा सूट ख़राब हो जाएगा, चलो में चले। फिर अनीला को भी पार्लर से लाना होगा। शहरोज़ कहने लगा कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अमाइज़ा को भी कहें ये क्या काम वाली मासी बन के घूम रही है, ये भी तो तैयार हो जाए। शाह बेगम कहने लगी, अरे बेटा तुम इसकी फ़िक्र मत करो, ये तैयार हो जाएगी। वैसे भी मैं कह रही थी कि भरा हुआ घर है, समूह बिखरा पड़ा तो किसी न किसी होना चाहिए ना, इसलिए माइज़ा वैसे भी कह रही थी कि वो घर ही रहेगी। माइज़ा जो चुपचाप खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, फ़ौरन सर झुका गई। फिर कहने लगी कि जी मैं घर ही रहूँगी, अब अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, आजकल तो डकैतियाँ भी बहुत हैं। शहरोज़ ने एक नज़र माइज़ा को देखा, फिर कहने लगा, जब से मैं आया हूँ तुम्हें घर के काम करते ही देख रहा हूँ, जाओ शाबाश तैयार होकर वेट कर रहा हूँ, तुम आओगी ही हम हाल के लिए रवाना होंगे। शगुफ्ता बेगम के माथे पर पहली बार पड़े थे, फिर फ़ौरन से कहने लगी कि अरे सुनाई नहीं दे रहा, शहरोज़ क्या कह रहा है, जाओ भाई तैयार होकर आओ वरना और ज़्यादा देर हो जाएगी। वो जल्द कराकर पहले तो कमरे की जानिब बढ़ी, फिर अगले ही लम्हे रुक चुकी। तभी शगुफ्ता को किसी रिश्तेदार की कॉल भी आ चुकी थी। वो कॉल सुनने के दारी की जानिब गई तो शहरोज़ उसकी जानिब देखा, कहने लगा, रुकी क्यों हो, जाओ जाकर रेडी हो। तो वो हिचकिचाते हुए कहने कि नहीं, वो फूफो से पूछना था कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। भोलेपन से बोली तो शहरोज़ धीमे लहजे में कहने लगा, वही जो तुमने नया ड्रेस लिया है बात के लिए, वही पहनो ना। तो वह सर खजाते हुए कहने लगी कि कौन सा ड्रेस, मैंने तो नए कपड़े लिए ही नहीं हैं। फूफो ने मुझे 2 सूट दिए थे, ये अनीला आपा के ही, लेकिन अनीला आपा वो भी मुझसे ले लिए। कल मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी ना, तो कहने लगी कि वो सर की मुलाजमा पहनेगी, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं दूँ। वो रूहानसी होकर उंगलियां होते हुए बोली। तो शहरोज़ उसका चेहरा देखता रह गया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये लड़की बोले क्या जा रही। उसे हैरत हुई थी, फिर कहने लगा, क्या तुम अनीला के कपड़े क्यों पहनोगी? वो जिस तरह शॉक में बोला था। शगुफ्ता ने फ़ौरन कान हटाया, फिर कहने लगी कि अरे ये कैसी बातें कर रही हो माइज़ा, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हें सूट ला कर देती हूँ। चुपचाप शगुफ्ता के साथ कमरे में आई थी, जहाँ पर एक बार फिर शगुफ्ता ने उसे वो 100 बातें सुनाई थी कि ये ड्रामे तुमने शहरोज़ के सामने लगा दिए हैं। क्या समझती हो इसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाई तो वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा।
खबरदार जो दोबारा मैंने तुम्हें शहरोज़ पर डोरे डाल देखा तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयज़ा डर कर फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। अलमारी से एक जोड़ा शगुफ़े निकाल कर उसे दे दिया था, जिसे पहनने उसने अपने बालों को ठीक किया और हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर चली आई। सर पर अभी भी दुपट्टा कर रखा था। जब शहरोज़ ने उसे देखा तो बस देखता ही गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। खैर मेहमान मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे और शहरोज़ की नज़रें बार की जानिब उठ रही थी। सोच चुका था कि अब शगुफ्ता फूफो से कहेगा कि वो रुखसती चाहता है। वो इस लड़की को कमरे में लाना चाहता था। वहीं बार बार शहरोज़ ने वाली नज़रें अमाइज़ा का दिल भी धड़काने लगी थी। वो जिस तरह बार बार उसके पास आता, मेहमानों के सामने वो दोनों एक साथ खड़े थे और अक्सर मेहमान तो उनकी जोड़ी की तारीफ भी कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर अमाइज़ा के दिल में एक लहर भी दौड़ी थी। दिल ही दिल में वो सोचने लगी कि हो सकता है शहरोज़ को अगर वो ये बताए कि फूफो के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं तो शहरोज़ उसकी बात को समझे, फूफो को समझाए और दोबारा फूफो उसके साथ बुरा रवैया न करे और शहरोज़ उसे इतनी खुशियाँ दे कि वो का दिया हुआ हर गम भूले। वो यही सोचकर मुस्कुरा रही थी जब कुछ देर बाद बात भी आ गई। शहरोज़ ने बाप का इस्तकबाल किया था, लेकिन जब वो दूल्हे से मिला तो दूल्हा उसे कुछ अजीब का था। इंतहा मगरूर और हर एक को अजीब नज़रों से देखने वाला। शहरोज़ को उसे देख कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो शगुफ्ता पास गया और कहने लगा कि फूफा मुझे लगता है आपने अनीला के लिए गलत लड़का चुन लिया। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखें तो लड़के के माँ और बाप कैसे मेहमानों से बातें कर रहे हैं जैसे अभी काट खाएंगे। इन घरों में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। शगुफ्ता बेगम खुजाते हुए कहने लगी, क्या कहे हो बेटा, तुझे पता तो है ये अनीला कहाँ किसी की सुनती है। इसने तो ये पसंद की शादी की जाती है। मैं लड़के वालों को भी जानती हूँ और इसके घर वालों को भी। अब ज़िंदगी तो इसे गुजरी है ना। मैंने इस पर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थोपनी थी। जैसे ही निकाह आया और निकाह होने लगा, मौलवी साहब ने एजाब कबूल करवाना चाहा। उस लड़के ने मुंह से कुछ बोला ही नहीं था। सब मेहमान की तरफ देख रहे थे। शगुफ्ता बेगम ने दुपट्टा ठीक हुए कहा कि बेटा बोलो, मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। लेकिन वह खड़ा हो गया। अपने सर से सेहरा उतार कर उसने जानिब को फेंका और फिर अनीला के सामने हंसने लगा। अनीला भी घूंघट उठा खड़ी हो चुकी थी। कहने लगे कि मुदस्सर क्या हुआ है आपको, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहने लगा, क्यों, भरी यूनिवर्सिटी सबके सामने तुमने मुझे पड़ मारा था ना, भूल गई। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी में तुम्हें अपना लूँगा। वो थप्पड़ खाने के बाद भी मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। थप्पड़ खाने के बाद तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत आ चुकी थी और तक जो तुम्हारे साथ में कर रहा था वो सिर्फ बदले की आग थी। मैं तुम्हें बर्बाद चाहता था, तुम्हारे मुंह पर भी थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अनीला तो वजूद पर कांप कर रह गया था। वो सब के सामने मुदस्सर के कदम गिर चुकी थी, रोते हुए कहने कि नहीं प्लीज़ मुदस्सर ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों की इज्जत का प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मरो, मुझसे निकाह कर लो। शहरोज़ भी गुस्से से चुका था। सब मेहमानों के सामने वो दूल्हे के कदमों में गिर रही थी और शहरोज़ उसे कह रहा था कि नहीं अनीला छोड़ो, लड़कों की कमी नहीं है, उठो यहाँ से, मैं लानत भेजता हूँ इस लड़के पर। लेकिन अनीला कह रही कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो मुदस्सर से ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। मुफ्ता बेगम भी जानती थी कि अगर ये लड़का आज बारात लेकर चला गया तो कोई उसकी अनीला को मुँह लगाएगा। शगुफ्ता बेगम भी अपनी चादर उतार कर उस लड़के के कदमों में रखने तो शहरोज़ ने उन्हें रोक लिया। वो उन्हें एक जानब लेकर जा चुका। अमाइज़ा भी उनके साथ ही थी। वो कहने लगी कि फुप्पो ये क्या रही है आप, वो यहाँ का आखिरी लड़का नहीं है, अनीला को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आप इसकी फ़िक्र मत करें, मैं हूँ। लेकिन इस गिरे हुए के लिए अपनी इज्जत मत ख़राब करें, कुछ होगा। लेकिन शगुफ्ता जो धाड़े मार कर रो रही थी, रोवे कहने लगी कि अच्छा मैं ये अभी ख़त्म करके अगर लड़के को यहाँ से भेज दूँ तो क्या तुम्हारी बेटी से शादी करोगे। ये अल्फाज सुनकर तो एक पल को शहरोज़ खामोश हो चुका था। वहीं अमाइज़ा जो देर पहले ही ये ख्वाब देखने लगी थी, शायद शहरोज़ के साथ उसकी हंसी खुशी गुजरी, ये सुनकर उस कदम वही लड़खड़ा चुके थे। शगुफ्ता ने एक नज़र अमाइज़ा तरफ देखा। शहरोज़ और अमाइज़ा एक दूसरे को ही देख रहे थे। फौरन शगुफ्ता बेगम शहरोज़ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ मुड़कर कहने लगा, तुझे खुदा का वास्ता देख, मुझे और मेरी यतीम बच्ची पर यह एहसान कर दे। अगर उस लड़के के साथ मैंने उसे कर भी दिया तो ये सारी ज़िंदगी से पाँव की जूती कर रखेगा। कुछ कर तू मेरी अनीला को बना ले। उनको के बंदे हाथ देकर शहरोज़ बेबस हो चुका था। वो तो अपनी और अमाइज़ा की रुखसती के बारे में सोच रहा था, लेकिन फूफो के आगे मोहब्बत जैसे कहीं सीने में ही दम तोड़ चुकी। एक हरी सांस खारिज करने लगा कि ठीक है फूफो, मैं अनीला से निकाह करने तैयार हूँ। सुनकर शगुफ्ता तो खुश अपने भतीजे का चेहरा होने लगी थी, हाथ चूमने लगी थी, उसे दुआएं देने लगी, जबकि अमाइज़ा तो दो कदम लड़ाकर पीछे हटी थी।
तो आंसू आंखों से टूट कर गिरे थे और इस तो कितने ही आंसू गालों पर बहते चले गए। दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था, जैसे शहरोज ही वो शख्स होगा जो उसकी खुशियों की परवाह की, वो उसका साथ देगा, सिर्फ उसका बनकर रहेगा। लेकिन शायद मोहब्बत के मामले में भी उसकी किस्मत का सिक्का ही निकली थी। वो चुपचाप सर झुकाकर खड़ी थी। शहरोज उसके पास से गुजर कर चला गया। लड़के वालों धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया था, जबकि के साथ अब शहरोज बैठा था। शहरोज की नजरें अमाइजा पर थीं, जिससे आखिर में मेज के साथ पड़ी हुई पर सर झुकाकर बैठ। अगर इसे गाने का रास्ता मालूम हो तो शायद वो घर चली जाती। जैसे ही साहब ने इजाबो कबूल करवा शुरू किया तो वहां से उठकर बाहर आई थी और आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। फूट फूट कर कितनी ही देर होती, अपने बाल छने लगी कि आखिर उलझी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो समझ रही थी कि शहरोज सिर्फ मेरे होकर रहे, लेकिन शायद किस्मत में और अजियतें लिखी गई हैं। मेरी तो आज ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। कितने घंटे वो बैठ कर रो, तब मेहमान खाना खाकर चले तो कुछ देर बाद ही शहरोज कर फ्रंट सीट पर बैठा था। शहरोज को बैठ कर माइजा ने फौरन अपनी आँख में आए आंसू साफ किए थे। शहरोज कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है। हमारा जिस भी हालात में हुआ था, मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए थी, लेकिन फूफो आंसू देखकर मेरे बस में जो तैने किया। अमाइजा जो सकी कैफियत में बैठी थी कह लगी कि आपने जो किया ठिया, शायद आपका नसीब नीला आपा के साथ ही था। इससे पहले कि शहरोज इससे कुछ कहता, शगुफ्ता बेगम अनिल लेकर आ चुकी थी। गाड़ी में बैठी अमाइजा को देखने लगी। अरे तुम ये बैठी हो, यहाँ पर तो अनिल बैठना है ना, तुम वो पीछे मेहमानों के साथ गाड़ी में आ जाओ, यहाँ पर मैं बैठेंगे। अमाइजा शौहर तो इसे दे ही चुकी थी। एक नज़र उसने शहरोज देखा, जैसे वो भी उसका था ही नहीं, और फिर गाड़ी से नीचे उतर गई। शगुफ्ता बेगम और अनीला उस गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे। अमाइजा भी पहुंच चुकी थी। बेगम कहने लगी कि जाओ अनीला को शहरोज के कमरे में छोड़ कर आओ। अमाइजा भी खड़ी थी जब अनीला धाड़े मार मार कर लगी कि मुझे नहीं जाना उस कमरे में, अपने कमरे में ही रहूंगी। पता नहीं क्यों मुद्दर ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ मुदस्सर की जगह है। मुदस्सर के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ आप भी मुझे फ़ोन नहीं करेंगी। वो वहीं से पैर पटक अपने कमरे में जा चुकी। शगुफ्ता बेगम भी खामोश हो गई। शहरोज भी वापस आया तो सीधा अपने कमरे आकर बैठा था और सर पकड़ कर चुका था। फूफो कहने पर वो निकाह तो का था, लेकिन अब उसे शदीद परेशानी हो रही। एक ही में दो दो बीवियां, अनिल तो उसने कभी इस नज़र था भी नहीं था। माइजा को देखकर ही उसके दिल में जज्बात उभरने थे। तो उसे शादी के फंक्शन होने के बाद अपने पास बिठाकर पूछना चाहता कि आखिर वजह है वो इतनी डरी सहमी क्यों रहती, घर होने के बावजूद साम नौकरों की तरह भाग भाग कर वो क्यों गई होती है। लेकिन इससे पहले ये सब हो चुका था। 3 दिन तो ऐसे ही गुजरे थे। अनीला अपने कमरे से बाहर नहीं आई, लेकिन शगुफ्ता बेगम का दिमाग अब किसी नजरिए पर चलने लगा था। अनीला से लगी कि देखो अब बहुत हो गई तुम्हारे टसवे बहाने, तुम्हारी शादी अब शहर के साथ हो चुकी है, और ये मत भूलो शहरोज खुश रहेगा तो खुश रहेंगे। शहरोज पहले से अमाइजा का शौहर भी है, ये भी याद होगा। कहीं अमाइजा उसके सामने अपने हुस्न के जलवे दिखी और उसे अपने काबू में कर लिया तो जो क्या होगा। हम दो माँ बेटी को इस घर से निकलना पड़ेगा। वो तुम्हारा शौहर है, उस पर अपना हक जताओ, उससे मुहब्बत पेश आओ, और फिर इस माइजा को तो वैसे भी दूध में से मक्खी की तरह जैसे हम निकालते रहे, अब भी निकाल दें। अनीला जो उस मुदस्सिर की जुदाई में गुम थी, अपनी कहने पर वो शहरोज पर डालने के लिए मान चुकी। अगली शहरोज नाश्ते के लिए टेबल पर आया। सजी समरी दुल्हनों, अनीला भी टेबल पर ही बैठी। शहरोज ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, फिर कहने लगा तो कैसा महसूस कर रही हो? तो वह मुस्कुरा कहने लगी कि पहले से काफ़ी बेहतर। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या बनता। शायद आप ही मेरे हमसफर, मेरे जीवन साथी। लेकिन मैं ही समझ सकी कि वो आकर शहरोज के पास ही थी और शहरोज का बाज कर लिया था। अमाइजा नाश्ता लेकर आई और उन दोनों को एक साथ लेकर नजरें झुका चुकी। शायद वो अब तक हर दुख हर गम बर्दाश्त करती आई थी, और उसे ये था कि शहरोज आएगा तो वो उसे आएगी। लेकिन अब और के करीब अनीला को कर उसे कुछ होने लगा। रखने के बाद वहाँ से किचन में चली गई थी। शहरोज को भी अनीला का बार बार छूना, आगे पीछे चलना फिरना और एकदम मोहब्बत भरी बातें करना परेशान भी कर रहा था। कहाँ लड़की पहले किसी और लड़के के लिए रो रही थी, और इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक शहरोज की मोहब्बत में बिल्कुल ही अंधी हो चुकी। अभी भी अमाइजा ने फटे पुराने कपड़े पहनते। एक शाम शहरोज जब घर लौटा तो उसके हाथ शॉपिंग बैग। वो अमाइजा को आवाज़ देने लगा। जैसे ही अमाइजा बर्तन धोने के बाद बाहर आई तो शहरोज ने उसे वो बैग पकड़ाए थे। कहने लगा कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया था।
शगुफ्ता बेगम ये देख हैरान हुई थी। अनीला कमरे से बाहर आ चुकी थी। फौरन कहने लगी कि ये क्या लाए हैं आप, इसमें अमाइज़ा के लिए। शहरोज़ कहने लगा कि मैंने जब भी इसे कहे पुराने कपड़े पहन देखा है और ऐसे कपड़े पहने देखा है जो शायद तुम इस्तेमाल करने के उसे दे देती हो। ये न सिर्फ इस घर की है बल्कि मेरी बीवी भी, और मैं नहीं चाहा कि ये हर वक्त किचन ही घुसी रहे और इस तरह के कपड़े पहनकर घूमे। दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो वो क्या सोचेंगे। आज के बाद अमाइज़ा तुम इस हुलिये नहीं घूमोगी। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए लेकर आया, जाओ फ्रेश होकर में से एक सूट पहन कर आओ। अमाइज़ा ये देखकर हल्के से मुस्कुराई थी। जैसे ही सारे कपड़े लेकर कमरे गई और खुशी से उन कपड़ों को निकाल कर देखने लगी, उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे और दिल ही दिल में एक बार फिर ख्वाहिश उभरी थी कि हो सकता है अगर वो शहरोज़ को फूफो की सारी हकीकत बताए तो शहरोज़ सिर्फ उसका होकर रहेगा बल्कि फूफी जुल्म सितम से भी उसकी जान छूट जाएगी। वो कई बार खुद गर्ज होकर सोच रही थी जब अनीला धड़ल्ले से कमरे में आई थी। अनीला को देखकर अमाइज़ा थोड़ी सहमी थी। उसे बालों से पकड़कर कहने लगी कि क्या समझ रही थी तुम मुझसे मेरा शौहर छीन ले। हाँ, अमाइज़ा उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, ये मत भूलें अलापी, शहरोज़ मेरे भी शौहर थे। आज से 5 साल पहले हमारा निकाह हो चुका था। ये सुनकर अला मजीद तप चुकी थी। उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगी, पहली बार शहरोज़ ने तरस खा कुचला दिया है, अब मेरे सामने जबान चला रही है। मैं तेरी हर खुशी को आग लगा दूं जो मेरे सामने तुझे मिली। इन कपड़ों की खुशी मना रही है तू, तेरी किस्मत में सिर्फ उतरन है, उतरन, और सारी जिंदगी मेरी उतरन ही बनेगी, समझी। ये कहकर उसने सारे कपड़े फर्श पर रखे थे और कैंची ढूंढकर उसने उन कपड़ों को काटना शुरू करा था। अमाइज़ा उसे रोक थी कि अनीला आपी ये क्या कर रही हैं आप, ऐसा मत करें। लेकिन सारे कपड़े काटने के बाद उसने वही कैंची उठा अमाइज़ा भी मारी थी तो उसके हाथ पर जख्म गई थी। अमाइज़ा दर्द से सिसने लगी जबकि अनीला के नए कपड़ों को तार करने के बाद कह रही कि खबरदार जो तुमने शहरोज़ के सामने अपना मुंह खोला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमाइज़ा और फिर डर कर सहम कर चुप हो थी। अनीला कमरे से बाहर आ गई और सीधा शहरोज़ के कमरे में आई थी। वो जो फ्रेश होकर अभी ये बाहर निकला था उसे यूं अपने कमरे में धड़ा से आता देखकर जल्दी शर्ट पहनने लगा, लेकिन अनीला बड़े ही बेबाक अंदाज के पास जाकर खड़ी हो गई और अपना हाथ शर्ट लेस कंधे पर रखा। शहरोज़ चकते हुए थोड़ा पीछा था, कहने लगा कि क्या बात है, कोई काम था। वो जानबूझकर उसके कंधे पर सर रखकर कहने लगी कि क्यों भी शौहर के पास आने के लिए कि काम की ज़रूरत होती, बस आपके साथ एक टाइम गुजारना चाहती हूँ और ये भी रही हूँ कि अपना सामान मैं इस कमरे में कर दूँ। अब वो आपकी बीवी हूँ। शहरोज़ उसकी ये बातें सुन थोड़ा कंफर्टेबल महसूस का था। उसका लम्स गैर सा लग रहा था। वरन से बेड की तरफ बढ़ा और कहने लगा, मुझे एक ज़रूरी कॉल है, मैं तुमसे बात करता हूँ। जब वो कमरे से बोला तो अमाइज़ा भी हुलिये में टेबल पर पड़े खाली बन उठा रही थी और उसे उस हुलिये में कर शहरोज़ के पर बल पड़े थे। कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था शोकर कपड़े चेंज करो, अभी तक उसी हुलिये में क्यों हो। अनिवार्य से कमरे से बाहर कहने लगी, शहरोज़ आप भी किसे कहें, आपको पता है ये लड़की किस मिजाज है, शक्ल से बस घुसनी मिसनी लगती है। अगर आप इसकी हकीकत जान लेना तो दोबारा कभी भी इससे से बात तक न करें। शहरोज़ लगा कि क्या मतलब तुम्हारा। वो कहे, आइए मैं आपकी हूँ किने किया। उसे सी कमरे में पर फर यूं ही ताबे पड़े थे। कहे कि ये महंगे कपड़े जो आप इसे लेकर आए थे इसने फाड़ कर फेंक, इसके दिवाए और बुज़ है ही नहीं और ना ही को पसंद। जान दुबई थी तो ये कहती थी कि मुझे दुबई में रहने वाले लड़के पसंद नहीं है, दुबई में काम करने वाले लड़के अच्छे नहीं होते, वहाँ पर पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ आपकी दोस्तियाँ रह चुकी होंगी और पता नहीं क्या क्या करते फिरते होंगे, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं। वो इस तरह की बातें करती रही थी। तभी तो मेरी अम्मी इस पर हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं क्योंकि वो है ही ऐसी। शहरोज़ ने जब अनीला के मुंह से ये सुना और फिर इतने प्यार से लाए हुए उन कपड़ों को इस हुलिये में कतरा हुआ देखा तो उसे भी गुस्सा आ चुका था। वो वहीं से सीधा माइज़ा के पास गया तो उसे बाजू से खींच कर कमरे में लाया और कहने लगा कि ये क्या है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर आया था और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा देकर अपने कमरे में ले आऊँ। कहीं ना कहीं तुम मुझे पसंद आ चुकी थी, लेकिन जो हरकत तुमने की है इसके बाद मुझे ये तो पता चल चुका है कि तुम्हारे दिल में मेरी अहमियत क्या है। अमाइज़ा अभी भी चुपचाप सख्ते की कैफियत में खड़ी थी और अनीला का चेहरा देख रही थी जो उसे हंस कर देख रही थी। एक बार फिर दोनों माँ बेटी अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी और अमाइज़ा बस उन दोनों का चेहरा देखती रह गई। इस रात वो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई कि उसका जी चाहा कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले ले, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई थी।
वो अब भी चुप रही थी। शहरोज़ कहने लगा कि कुछ तो बोलो। वो फीकी सी मुस्कुरा कर कहने लगी कि बाकी सब ने जो बोलना था बोल तो दिया और आपने यकीन भी कर लिया। अब मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही किसी को फ़र्क पड़ेगा। उसे ये कहकर वो एक बार फिर वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही रात हुई तो अमाइज़ा को होल उठने लगे थे, क्योंकि अनीला तो बिल्कुल नई नवीली दुल्हनों की तरह तैयार होकर शहरोज़ के कमरे में जा चुकी थी और जाने से पहले बादाम वाला दूध भी लेकर गई थी। उसे सुनाकर गई थी कि आज तो मेरे शौहर के साथ सुहाग रात है। बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो बीवियाँ जिन्हें अपने शौहर से ऐसी रात नसीब होती है। ये कहकर वो शहरोज़ के कमरे में गई थी। अमाइज़ा के सब्र का पैमाना भी लबरेज़ होता चला जा रहा था। वो सोच चुकी थी कि अगर शहरोज़ ने आज रात उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया तो वो इस घर में मज़ीद नहीं रहेगी, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएगी, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। स्टोर रूम में बैठी वो अभी भी बस खाली दीवार को देखे जा रही थी जब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। रात के तकरीबन पौने 12 बज रहे थे। स्टोर रूम से निकलकर जब बाहर सेन में आई तो वहीं सीढ़ियों पर शहरोज़ बैठा हुआ था। वो जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। शहरोज़ ने मुड़कर उसे देखा तो वो कहने लगी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? आज रात तो आपकी सुहाग रात थी ना? आपकी बीवी आपके कमरे में इंतज़ार कर रही है। शहरोज़ उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि कैसी बीवी हो तुम, जो अपने मुँह से इस तरह की बातें कर रही हो? वो कहने लगी कि मैं सिर्फ़ मनकूहा थी। आपकी आपकी बीवी तो वो है जो इस वक़्त आपके कमरे में मौजूद है। आपके आगे पीछे हक समझकर घूम रही है। मेरी हैसियत इस घर में सिवाय एक मुलाज़िमा के और कुछ भी नहीं है। शहरोज़ एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। कहने लगा कि अनीला कमरे में आई थी और उसने मुझसे अपना हक भी मांगा था, लेकिन मुझसे कुछ हो ही ना सका। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर मैं बाहर आया हूँ, ये कह कर के मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाह कर भी उसके करीब नहीं जा पा रहा। जब से मैंने तुम्हें देखा है अपनी बीवी को, तब से मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और समा ही नहीं पा रही। अमाइज़ा रोने लगी थी, कहने लगी कि झूठ मत बोलें आप। शहरोज़ कहने लगा कि नहीं झूठ बोल रहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तभी तुम्हें एक मकाम देना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे लाए हुए सारे कपड़े फाड़ कर फेंक दिए। अमाइज़ा रोते हुए कहने लगी कि आपको यकीन है तो करें, वरना बाकी सब की तरह ही मुझे झूठी समझे। लेकिन मैंने ये नहीं किया था, अनिला आपा ने खुद किया था। बचपन से अब तक वो मेरे साथ ऐसा ही करती आई हैं। इसके बाद इतने सालों में जो कुछ अमाइज़ा पर गुजरा था, वो रोते हुए एक बात शहरोज़ को बताती चली गई। शहरोज़ का दिल यूं था कि जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ फूफो करती रही, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम्हारा ये हाथ, इस पर ज़ख्म कैसे हुआ है? इस बारे में भी अमाइज़ा बता चुकी थी कि ये अनीला ने किया है। वो कहने लगा कि मैं भी फूफो से दो टोक अंदाज में ये पूछूंगा, आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी बीवी हो। रात की गहरी खामोशी थी। वो उसका हाथ पकड़कर अभी शगुफ्ता बेगम के कमरे से बाहर ही था कि अंदर से दोनों माँ बेटी की आवाज़ें आने लगी। अनीला रोते हुए कह रही थी कि आपके कहने पर मैं शहरोज़ के कमरे में गई, लेकिन देखो उसने मुझे छुआ तक नहीं और कमरे से बाहर भाग गया। शगुफ्ता कहने लगी कि बाहर चला गया है तो तू जाकर दोबारा से कमरे में ले आ। तेरे पैरों पर मेहंदी लगी है क्या? तुझे मैंने पहले कहा था शहरोज़ को अपने हाथों में रख, उसे अमाइज़ा की तरफ बिल्कुल मत होने देना। अभी तो हमें अमाइज़ा और शहरोज़ की तलाक भी करवानी है, और शहरोज़ के नाम जो सारी जायदाद है, बस किसी भी तरह तो उसे अपने नाम करवा ले। कुछ शगुफ्ता बेगम बोलती जा रही थी। वो सुनकर शहरोज़ तो काँप कर रह चुका था। पहली बार उसके सामने उसकी फूफो की हकीकत आ रही थी। जिस फूफो को वो अपनी माँ जैसा दर्जा दे रहा था, सारी बात सुनने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। शगुफ्ता और अनीला दोनों ही हड़बड़ा चुकी थी। उसके बाद जो शगुफ्ता ने सौ ही जतन किए थे, हाथ जोड़े थे, यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन शहरोज़ अपनी फूफो के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगा कि बस मज़ीद मैं आपके मुँह से कोई झूठ नहीं सुनूंगा। जो कुछ आपने अमाइज़ा के साथ किया और मेरे साथ किया, उसके बाद तो मेरा इस घर में रहना भी मुश्किल हो चुका है। आप बड़ी हैं, मैं आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता, ना ही आपके साथ बदतमीज़ी कर सकता हूँ, लेकिन आपके और आपकी इस बेटी के साए से खुद को और अमाइज़ा को दूर रख सकता हूँ। शहरोज़ ने अनीला को तलाक दे दी थी और फिर अमाइज़ा को अपने साथ लेकर दोबारा दुबई शिफ्ट हो गया। वैसे भी उसका कारोबार वहाँ पर ही अच्छा खासा कामयाब हो चुका था। उसने फूफो से ये छत नहीं छीनी थी। शगुफ्ता तो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। दोनों माँ बेटी के पास अब सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं रहा था। वहीं अमाइज़ा और शहरोज़ की ज़िंदगी की असल शुरुआत तो अब जाकर हुई थी। वहाँ पर उसने अपना छोटा सा फ्लैट लिया था। अमाइज़ा और शहरोज़ के बीच सारी तलखियाँ और दूरियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने इस रिश्ते का आगाज़ किया था और माजी को तो भूलकर अमाइज़ा शहरोज़ के साथ आगे बढ़ गई थी।